इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के क्लास नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 24 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से क्लास देख सकते हैं और अपनी तैयारी थोड़ी सी और अब तेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, डेट भी आ चुका है। तो अब अपनी तैयारी थोड़ा फास्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। किस चैप्टर का? लास्ट में आपका चैप्टर चल रहा था ट्रांजिस्टर, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में आपका चैप्टर चल रहा था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो देखते हैं आज क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द डिप्लेशन रीजन बिहेव। डिप्लेशन रीजन कैसे बिहेव करती है? जो डिप्लेशन रीजन होती है, डिप्लेशन रीजन कैसे बिहेव करती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो डिप्लेशन रीजन होती कैसी है, पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग डिप्लेशन रीजन कैसी होती है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये आपका हो गया एक डिवाइस, ठीक। और अरे रुक जाओ, ये हो गया आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर और ये हो गया आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक पी टाइप का, ये अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है पी टाइप का और ये अर्धचालक है आपका एन टाइप का, ये आपका एन टाइप का अर्धचालक, ठीक है। तो इस पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में आप सभी जानते हैं कि पी टाइप में हमारा ज्यादातर पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं होल्स, ठीक है, होल्स। और निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होल्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, होल्स को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, मतलब पॉइंट से, ठीक है। और ये छोटे बबल से प्रदर्शित किया जाता है आपके होल्स को, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेंसी ज्यादा है और कहीं कहीं पे आपको होल्स दिख रहे होंगे, कहीं कहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों सेमीकंडक्टर को जब एक साथ रखा जाता है तो बीच में कुछ इस तरीके से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसमें एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप की तरफ आना चाहते हैं और पी टाइप के जो होल्स है वो एन टाइप की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। एक रुकावट या फिर कह सकते हो कि बैरियर टाइप का यहाँ पे बन जाता है, बैरियर टाइप का, ठीक है। उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है विभव प्राचीर, ठीक है। या यही इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, सॉरी, हाँ, विभव प्राचीर हिंदी ठीक है। ये विभव प्राचीर, या कह सकते हैं कि इसका जो एक मिनट रुक जाओ, ब्रेक डाउन वोल्टेज है प्राचीर, ठीक है। इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। इस बैरियर को तोड़ने के लिए एक हमें मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वही मिनिमम वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो वो क्या करेगा, वो जब तक आप उतना वोल्टेज नहीं देंगे तब तक यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाती है। उस समय तक ये डिप्लेशन रीजन जो है, ये डिप्लेशन रीजन एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, एक कुचालक की तरह कार्य करता है, एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। और जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके बाद फिर आपका कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। वो जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कितना होता है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे कार्य करता है आपका डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन आपको दिख रहा होगा, डिप्लेशन रीजन ये है। और डिप्लेशन रीजन ये दिख रहा है कि नहीं यार, फोटो में नहीं दिख रहा है ना, रुको 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 रुको,
नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इस फोटो को बड़ा कर दूं। अब दिखेगा, है ना? अब हो सकता है दिख रहा होगा। अब दिख रहा है ना? तो ये जो एरिया है, यही एरिया है आपका डिप्लेशन रीजन का, ठीक है। और ये कैसे कार्य करता है? ये कार्य करता है एज अ इंसुलेटर, एज अ इंसुलेटर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 66 वोल्टेज, क्या बोला है कि व्हाट इज द पावर गेन, व्हाट इज द पावर गेन ऑफ सीई एम्पलीफायर, मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद द voltage gain of 66 volt and beta of the transistor is 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने? कॉमन एमिटर की बात किया है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ये बताइए कि जो गेन होता है वो कौन सा गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है या फिर करंट गेन होता है? तो कॉमन एमिटर के गेन को हम लोग दर्शाते हैं सबसे पहले, तो इसके गेन को किससे दर्शाएंगे हम लोग? गेन को इसके दर्शाते हैं बीटा से, ठीक है। और बीटा बीटा जो है ये कौन सा गेन होता है? ये होता है आपका करंट गेन, ये होता है आपका करंट गेन, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो आउटपुट गेन है या करंट गेन है वो कितना होता है? बीटा होता है। बीटा की वैल्यू इसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है बीटा इक्वल टू 100, इधर लिख लो भाई, बीटा इक्वल टू इसने दे रखा है 100, ठीक है। और ये बीटा है क्या? ये बीटा है आपका करंट गेन, ठीक। अच्छा, वोल्टेज कितना दे रखा है भाई? वोल्टेज दे रखा है आपका 66 वोल्ट, 66 वोल्ट। तो ये बताइए पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, V इंटू आई, ये सभी को पता होगा ना, V इंटू आई। सेम वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर इक्वल टू वोल्टेज गेन, चूंकि पावर गेन पूछा है ना, देखो P इक्वल टू होता है आपका वी आई, और पावर गेन आपसे पूछ लिया है तो यहाँ पे देख लो पावर गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करेंट गेन, मल्टीप्लाइड बाई करेंट गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ है भाई? तो ये दिया हुआ 66 मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन कितना दिया हुआ है? 100। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6600, ठीक है, मतलब 6600 ये आपका पावर गेन हो जाएगा, ठीक। ये पावर गेन आपका यूनिट प्लेस रहेगा, तो यहाँ पे 6600 पावर गेन हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है? डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाता है। एससीआर कैसा होता है भाई? एससीआर का आप लोगों को सिंबल तो पता होगा, एससीआर का सिंबल कैसा होता है? एससीआर आपका कुछ ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है ना? ठीक है, अब इसमें एक अलग से गेट पल्स लगा दे, इसको छोड़ दो, ऐसे बना लो, डायोड की तरह बना दो, छोड़ो ट्रांजिस्टर की बात छोड़ दो, डायोड की तरह बना दीजिए, ठीक है। इसमें इसको कुछ इस तरीके से बना दीजिए, ये हो जाता है आपका क्या? एससीआर, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्या हो गया इसका? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। अब बोला है आपसे क्वेश्चन में कि इस एससीआर में क्या बोला है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट इफ एससीआर इज लैच्ड इनटू कंडक्शन। एससीआर आपका जो है वो कंडक्शन में लैच कर रहा है एंड गेट करंट इज रिमूव, ये कंडक्शन में चल रहा है, कंडक्शन में चल रहा है आपका एससीआर, और उस समय गेट को, जो ये गेट पल्स है, देखो ये होता है इसका गेट टर्मिनल, ठीक है, ये होता है इसका एनोड टर्मिनल, और ये होता है इसका कैथोड टर्मिनल, ये होता है इसका कैथोड कैथोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल, ठीक है।
तो बोला है कि ये जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल को यदि हटा देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए जो आपका एससीआर है, एससीआर को चालू करने के लिए हम लोग गेट पल्सेस देते हैं। क्या देते हैं? एससीआर को चालू करने के लिए हम लोग गेट पल्सेस देते हैं। और यदि ये गेट पल्सेस हटा दिया जाए, यदि ये गेट पल्सेस हटा दिया जाए तो क्या एससीआर आपका एससीआर गेट्स कट आउट क्या बंद हो जाएगा, करंट थ्रू एससीआर ऑफ, ठीक है, क्या एससीआर के थ्रू जो करंट बह रही है वो बंद हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज विल बी रिड्यूस, गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। देखो ये जो गेट के द्वारा पल्सेस दी जाती है एससीआर को ऑन करने के लिए, तो उसका मेन काम यही होता है कि एक बार वो एससीआर को ऑन करा दे। क्या करा दे? एससीआर को ऑन करा दे, ठीक है। जब आपका एससीआर ऑन हो जाता है, जब आपका एससीआर ऑन हो जाएगा तो गेट पल्स यदि आप हटा देते हो तो भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एससीआर पे, एससीआर आपका चलता रहता है, ठीक है। बार बार गेट पल्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गेट पल्स दे के हम लोग एससीआर के कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं। एससीआर में कितना कंडक्शन कराना है, कितना एंगल पे या कितने डिग्री का हम लोग गेट पल्स दे रहे हैं, उसी हिसाब से आपका एससीआर भी ऑपरेट होता है। और यदि गेट टर्मिनल को ही आप हटा दिए तो वो कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं एससीआर में, ठीक है, एससीआर के कंडक्शन में या एससीआर के प्रचालन में या एससीआर के ऑपरेशन में, तो वो कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे यदि आप गेट टर्मिनल को हटा देंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? पिंच ऑफ वोल्टेज होता क्या है? सबसे पहले एक बात की पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज लिख लेना यहाँ पे, जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज किसके किसके बीच का वोल्टेज होता है? पहले तो ये नोट कर लीजिए, लिखिएगा कि यह ड्रेन तथा सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है, ड्रेन तथा सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है, के बीच का वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। यह ड्रेन तथा सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है। जब ड्रेन तथा सोर्स के बीच में एक वोल्टेज ऑकर हो जाता है तो उस समय जो करंट होती है, करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। जब ये कांस्टेंट हो जाती है तो जो इसका करेक्टरिस्टिक खींचा जाता है, किसका? फेट का, तो वो करेक्टरिस्टिक कैसे खींचा जाता है? वो करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका जेफेट है, जेफेट इतने रीजन में, ये जो शुरू का रीजन है, इस रीजन में ये कैसे कार्य करता है? इस रीजन में ये कार्य करता है ओमिक रीजन में, ओमिक रीजन, ठीक है, ये इसका ओमिक रीजन है। और पिंच ऑफ वोल्टेज कहां से कहां तक होता है? ये होता है इसका पिंच ऑफ वोल्टेज, या फिर कह सकते हो कि सैचुरेशन रीजन, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। सैचुरेशन रीजन जब पिंच ऑफ वोल्टेज क्रिएट हो जाता है ड्रेन तथा सोर्स के बीच में, तो उस समय जो करंट है, करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, आईडीएस करंट, कौन सी करंट? आईडीएस करंट, आईडीएस करंट, यह करंट क्या हो जाती है? यह करंट हो जाती है कांस्टेंट। और जैसे ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा जेफेट है वो सैचुरेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है भाई? सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। गेट हमारा जो जेफेट है वो सैचुरेट हो जाता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है नो डिप्लेशन रीजन एग्जिस्ट, कोई डिप्लेशन रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ड्रेन करंट बिकम्स जीरो, ड्रेन करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है कि रिवर्स बायस वोल्टेज बिकम्स जीरो, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। विड्थ ऑफ चैनल हैज मैक्सिमम वैल्यू, ये भी गलत हो गई।
यहाँ पे होगा क्या कि जो आपकी ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट जीरो हो जाती है। इसका जो ड्रेन करंट है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ना भाई कि ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट कहिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये बिकम्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो, पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, ये बात आप समझ गए कि पिंच ऑफ वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो गेट ड्रेन तथा सोर्स के बीच में बनता है। जब यह वोल्टेज बन जाता है ड्रेन तथा सोर्स के बीच में, तो उस समय जो हमारी ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट धीरे 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 जीरो होने लगती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ड्रेन तथा सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही थी वो करंट कांस्टेंट होने लगती है। करंट का कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि भाई करंट क्या हो रही है, धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है। देखिए, एसी सप्लाई में आपने पढ़ा होगा RYB। RYB का मतलब क्या होता है भाई, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। लेकिन यहां पे क्या दिया इसने, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपका रेड, क्वेश्चन में दिया है आपका रेड, रेड के बाद फिर ब्लू दिया है, फिर दिया है आपका ब्लैक, फिर दिया है आपका ब्लैक। ठीक है, तो ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी, ये इतना तो कंफर्म हो गया कि एसी सप्लाई नहीं होगा। तो जहां जहां पे एसी दिया हुआ है पहले एसी को काट दो, पहले हमने एसी को हटा दिया। ठीक है, फिर क्या बचा, केवल और केवल एक ही बचा डीसी का ऑप्शन, तो हमने डीसी लिख दिया। एसी यदि होगा तो एसी के लिए क्या चाहिए है रहेगा, हमें RYB, ये सीक्वेंस चाहिए रहेगा। ठीक, यदि वो सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया आपका डीसी सप्लाई, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला है कि विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स। ठीक है, वायर्स को बांधने के लिए क्या यूज करते हो, तो आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि वायर को बांधने के लिए पतली पतली प्लास्टिक की काफी तगड़ी टाइट की तरह होती है, जिसे क्या किया जाता है, जिसके ऊपर दांते कटे होते हैं उसे ऐसे एक होल में लगा दिया जाता है और फिर वहां पे खींच देते हैं तो एकदम वो टाइट कर देता है, तार को पूरे अच्छे तरीके से बांध देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग नायलॉन टाई कहते हैं, नायलॉन टाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नायलॉन टाई ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन टाई। ठीक है, देखते हैं नायलॉन टाई कहाँ पे है, हाँ है, तो हमने लिया है फिगर पहले से ही। देखिए यही है आपका नायलॉन टाई, ये है आपका नायलॉन टाई। देखो यहाँ पे, यहाँ किनारे पे देखो होल बना हुआ है, इसी में क्या करते हैं, इसको ऐसे मोड़ के इसमें डालते हैं और इस पे खांचा कटा हुआ है ना, इस पे दांते बने हुए हैं, इस पे डाल के ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जितना पर रहेगा उतने पे ही टाइट किए रहेगा, तार को पूरे अच्छे तरीके से बांध के रखेगा। ठीक है, और भी हमने कुछ फिगर्स लिए, जैसे देखो ये है आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रिप, ये केबल बाइंडिंग स्ट्रिप है। ठीक है, इसमें ये बटन ऐसे छोटे छोटे बटन होते हैं, एक जगह ये छोटा सा बटन होता है, बाकी ये बेल्ट स्ट्रिप है। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोमेट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रोमेट। ठीक है, ग्रोमेट का काम क्या होता है, इसको जहां पे भी जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वायर को बाहर निकालने के लिए उसके अंदर एक होल होना चाहिए, वहीं से हम लोग तार को बाहर लेके आते हैं। तो भाई सीधे सीधे यदि लोहे के किसी भी भाग से, मतलब लोहा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अक्सर या तो लोहे का बनाया जाता है या फिर लकड़ी का बनाया जाता है, तो वहां पे कोरदार होता है, वहां पे किनारा थोड़ा कटा रहता है, जिसमें क्या बना रहता है, कोर बना रहता है, तो वहां पे केबल के कटने की संभावना होती है। तो जहां जहां पे आपका बड़ा होल रहता है वहां पे हम लोग ग्रोमेट लगा देते हैं और ग्रोमेट के अंदर से वायर को ले जाते हैं, जिससे तार की कटने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे लगाया जाता है ये भी बात आप समझ गए। ये है आपका स्टीव, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हम लोग स्टीव, स्टीव। ठीक है, इन स्टीव्स का क्या मतलब होता है या क्या काम होता है, इन स्टीव्स का काम ये होता है कि जैसे कोई मान लो दो तार हैं, वो उन दोनों तारों में कोई कनेक्शन करना है हमें, तो कनेक्शन करके उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर ये स्टीव को लगा के थोड़ा सा इसको गर्म कर देते हैं तो उस कनेक्शन के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाता है।
जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना खत्म हो जाती है या फिर कनेक्शन के टूटने की भी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा कनेक्शन को मजबूत कर देता है। तो ये होती है आपकी स्ट्रिप, अलग अलग कलर की होती है, फिर अलग अलग साइज की भी होती है, मार्केट में आसानी से ये मिल जाती है स्ट्रिप्स। ठीक, यहाँ पे मैंने इस केबल टाई का तो क्या यूज है ये भी बता दिया है। ये है आपका जी चैनल, ये है आपका जी चैनल, और ये है आपका फेरुल। फेरुल का कहाँ पे यूज किया जाता है? फेरुल का यूज किया जाता है जैसे कि कोई आपका औजार बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कभी जाते हो किसी बढ़ई के यहाँ और एक हंसिया या फिर खुरपी बनवाते हो, तो हंसिया के किनारे पे आप लोग उसका एक हैंडल होता है, ठीक है। हैंडल के ऊपर क्या देखते हो आप कि एक लोहे का उसने पूरा गोल गोल घुमा दिया है। उस हैंडल पे क्यों घुमाया है? ताकि वो अच्छे तरीके से बांध के रखे किसको, उसके बाहरी वाले हिस्से को, मतलब उसको फटने ना दे। जो यहाँ पे हमने जिस औजार का या जिस इक्विपमेंट को हमने उस हत्थे में लगाया है, उस हत्थे में या उस हैंडल से उसे बाहर ना निकलने दे, वहां पे मजबूती से पकड़ बनाए रखे, इसलिए हम लोग फेरुल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये फेरुल अलग अलग कलर की मिलती है, ठीक, इनका अलग अलग अपना साइज भी होता है, जहां पे जिस हिसाब से लगाना होता है उस हिसाब से हम लोग इसको लगा लेते हैं फेरुल को, ठीक है। और ये है आपका डीन रिले, ये है आपका जी चैनल और ये है आपका डीन रिले। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं डीन रिले, अरे रिले नहीं, डीन रेल कहते हैं, सॉरी, डीन रेल कहते हैं, डीन रेल, ठीक है। डीन रेल से क्या किया जाता है? इसी पे आपके जो भी उपकरण है, उपकरण को रख के कसा जाता है, ठीक है। और इसमें जी चैनल में क्या किया जाता है? जी चैनल में सीधे सीधी जो भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों को ले जाकर, ऐसे देखो ये खांचा इसमें बीच में कटा हुआ है, इसी खांचे में हम लोग फंसा देते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें स्क्रू की जरूरत पड़ती है, इसमें स्क्रू से हमें कसना होता है किसी भी इक्विपमेंट को, ठीक है भाई। तो ये जो फिगर है, इन फिगर्स को जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए वजह से मुझे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लगा, तो सारे फिगर्स हमने एक साथ ले लिए, ठीक है भाई। चल, और यदि आपको क्लासेस थोड़ी सी भी कहीं से भी अच्छी लग रही हो, तो भाई थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इतना तो कर दिया करो। चलो, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में कौन सी डिवाइस को अवॉइड किया जाता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस डिवाइस को हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। पैनल बोर्ड असेंबली में हम लोग इंडिकेटिंग लैंप को तो लगाते हैं, एकदम सही है, ठीक है। आइसोलेटिंग स्विच को लगाते हैं, ये भी एकदम सही है। पुश बटन लगाते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या हम लोग सेंसर लगाते हैं पैनल बोर्ड असेंबली में? नहीं, सेंसर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? देखो ये जो पूरा डिवाइस दिया हुआ है ना, ये पूरा आपका कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये पूरा क्या है? पूरा ये आपका जॉगिंग या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा कंट्रोलिंग या फिर जॉगिंग डिवाइस इसको कहा जाता है, या जॉगिंग कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक छोटे से हिस्से के बारे में आपसे पूछा है, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा लगा दिया है, ठीक है। और इस हिस्से के बारे में आपसे पूछा है, तो ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा होता है? ये आपका ऑक्सिलरी हिस्सा होता है, ठीक है। इस कंट्रोलिंग पार्ट का या इस कंट्रोलिंग डिवाइस का ये एक छोटा सा हिस्सा होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया, जो हमने फिगर अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था उसी फिगर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए मैं बोला हूं कि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनको तो एकदम आप लोग याद रखिएगा। देखो अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया ना, ये यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आपको, कुछ इसी तरीके से फिगर है वहां पे भी, है ना। तो ये क्या है? ये हमने बताया आपको कि ये डीन रिले है, डीन रिले बार बोल दे रहा हूं यार, डीन रेल है, डीन रेल। तो ये हो गया आपका डीन रेल, ठीक है। जी चैनल भी हमने आपको वहीं पे दिखाया है और ग्रोमेट भी ऊपर हमने दिखाई दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? अब देखो वो उस समय यहाँ पे इसके बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछ दिया है? इसके बारे में पूछ दिया कि ये जो
एक्स के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पे, ये कौन सा कंट्रोलिंग डिवाइस का कौन सा भाग है, ठीक है। तो ये आपका है ओवरलोड रिले। ये क्या है, ये है आपका ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। यहाँ पे फिगर नहीं कंफर्म रहा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसका फिगर ले लूंगा और सारे डिवाइस जितने भी इसमें डिवाइस लगी हुई हैं सभी डिवाइस को एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लिया वही फिगर से, जो हमने एक ही जगह सारे फिगर्स को कवर किया है, जो जहां पे हमने उसी से एक क्वेश्चन फिर से आ गया कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है, यही तो हमने बताया था यार, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। देखो यहाँ पे केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन दिखा है ना नाम, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है, ठीक है। तो ये इस फिगर को तो जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है। अब देखो फिर यही वहीं से आगे, अब इस बार मैं पीछे नहीं जाऊंगा, अब इस बार सीधे सीधे मैं ये ग्रोमेट बता दूंगा, बात खत्म, ठीक है। देखो लंग्स क्या होते हैं, लंग्स आपका जो टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके लंग्स, ठीक है। चलो पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। देखिए कहीं पे भी यदि आप कहीं कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यदि ओवरलोड की बात कर रहा है ना, तो ओवरलोड में सीधे सीधे आप एक चीज का यूज कर सकते हैं, ओवरलोड में थर्मल रिले या फिर थर्मल ओवरलोड रिले का आप आसानी से यूज कर लेंगे, ठीक है। या ऐसा बोलेगा कि थर्मल रिले में कौन सा फॉल्ट होता है, तो ओवरलोड फॉल्ट होता है, ओवरलोड करंट फॉल्ट होता है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ओवरलोड करंट फॉल्ट है कहीं पे, तो ये बताइए कि वहां पे कौन सा रिले यूज कर लेंगे, तो वहां पे थर्मल रिले यूज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बस ऐसे एक दूसरे से पलटता रहता है और आपका आंसर भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये पलटेगा या तो थर्मल मारना है आपको या फिर ओवरलोड मारना है, ठीक है। थर्मल पूछेगा तो ओवरलोड, ओवरलोड पूछेगा तो थर्मल, तो बस यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले कर देना है और आगे बढ़ जाना है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है, ठीक है। क्या बोला है कि विच स्विच विद एन एक्चुएटर, अच्छा एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच ऑपरेट बाय द मोशन ऑफ ए मशीन आर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुएटर के साथ हमारा लिमिटिंग स्विच लगा रहता है। लिमिटिंग स्विच का काम होता है कि ये क्या करे, ये जो भी डिवाइस है आपका उस डिवाइस के ऑपरेशन को लिमिट करेगा, ठीक है। तो एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच लगा रहता है आपका, लिमिटिंग स्विच लगा रहता है या लिमिट स्विच लगा रहता है, ठीक है। विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन, ऑफ लोड कंडीशन में कौन से स्विच का यूज किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोलेटर के बारे में, आइसोलेटर के बारे में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे सप्लाई को कट करके इसके बाद ऑपरेट करते हैं या इसके बाद उसका यूज किया जाता है, ठीक है। जब लाइन चल रही हो या लाइव करंट में हम लोग आइसोलेटर को कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो आपका आइसोलेटिंग स्विच होता है, आइसोलेटिंग स्विच को हम लोग ऑफ कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। आइसोलेटर होता कैसा है, आइसोलेटर आपका ऐसा पतला रॉड के टाइप, रॉड की तरह होता है, ठीक है। और यही क्या करता है, ये बस बार से लाइन को कनेक्ट करता है, बस बार से लाइन को कनेक्ट करता है आपका आइसोलेटर, लाइन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। तो ये तो बात हो गई आइसोलेटर की, ठीक है। हमने आइसोलेटर का यूज यहाँ पे क्यों किया है, हमने आइसोलेटर का यूज यहाँ पे या आइसोलेटर के जिक्र हमने इसलिए किया है कि भाई आइसोलेटर भी एक ऐसा आपका पावर सिस्टम का डिवाइस होता है या क्या कहते हैं यार, स्विच गियर का एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑफ लोड पे कार्य करता है। इसी वजह से उसी के नाम से जुड़ा हुआ एक आपका आइसोलेटर स्विच भी होता है, आइसोलेटिंग स्विच। आइसोलेटिंग स्विच भी कैसे कार्य करेगा, वो भी ऑफ लोड पे कार्य करेगा, क्योंकि आपका आइसोलेटर भी किस लोड पे कार्य कर रहा था, ऑफ लोड पे कार्य कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा जिक्र किया है यहाँ पे उसका
स्विच गियर का। ठीक है भाई, चलिए तो बस आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। यदि क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा भाई हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।